नमस्कार, खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और मैं हूं आपके साथ मुमताज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुमताज। हमेशा की तरह हम आपको बता दें कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। जी, लेकिन विडंबना यह है कि चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। बिल्कुल, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी कामयाबी जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इस कार्यक्रम का मकसद सूबे के तमाम हलकों के लिए एमएलए के बेहतर विकल्प को तलाशना है। बिल्कुल, और इसीलिए कार्यक्रम के तहत 2 चरणों में एमएलए हो तो ऐसा चुना जाता है। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से, जहां अव्वल होने वाला उम्मीदवार कहलाता है एमएलए हो तो ऐसा। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में आप जज भी हैं और विश्लेषक भी। क्या लगता है आपको ज्यूरी राउंड में संबोधन और सवाल जवाब के लिए जो विषय दिए जाते हैं उनसे उम्मीदवारों को कितनी मदद मिलती है खुद को बेहतर साबित करने में, और उनकी तैयारी उम्मीदवारों में कितना कॉन्फिडेंस डेवलप करती है? जी, मैंने आमतौर पर ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए या किसी आम मतदाता के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जहां अगर उसको ये सुविधाएं मिल रही हैं तो वो खुश रहता है। मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था की बात होती है, और इससे लगता है कि अगर ये चीज़ें किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को मिल रही हैं तो ये मानता है कि उसको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन हमने जो विषय चुने हैं, हमने जो विषय रखे हैं अपने जूरी राउंड के लिए, वो उन तमाम विषयों को छुआ है जो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करते, वो सामाजिक व्यवस्था की बात भी करते हैं, वो राजनीतिक सोच की बात भी करते हैं, वो विकास की बात भी करते हैं, वो बेरोजगारी की बात भी करते हैं। हम वहाँ खाप पंचायतों के मुद्दे भी उठाते हैं कि खाप पंचायतों की भूमिका कितनी सक्रिय है। हम वहाँ ये भी पूछते हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी खाप पंचायत में बढ़ेगी तो वो कैसा रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये, क्या उन सामाजिक मुद्दों को छूने की कोशिश भी करते हैं कि जिन मुद्दों से आम आदमी की जिंदगी दिन प्रतिदिन वाकिफ होती है या जिससे ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जब उन सभी विषयों को हम छूते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी प्रतिभागी का, किसी भी जनप्रतिनिधि का, किसी विधायक बनने वाले व्यक्ति की जो सोच है, जो उसकी दृष्टि है, उसका जो चिंतन है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और जब उसमें बदलाव आता है या उस पर वो गहन चिंतन मनन करता है तो निश्चित तौर पे उसकी जो आत्मविश्वास है, उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ता है। चाहे वो विधायक बनने की बात हो, चाहे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की बात हो, उसका निश्चित तौर पे उसके कॉन्फिडेंस में बदलाव आता है और वो बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी आपने, और जो पूरी प्रक्रिया आपने बताई, जाहिर सी बात है इससे काफ़ी पारदर्शिता भी आएगी। अब अपने दर्शकों को ये भी बता दें हम कि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है। लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुख करेंगे असंध इलाके का। बिल्कुल, ये इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है, तो चलिए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से।
करनाल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है असंध विधानसभा हलका। 2009 के परिसीमन के दौरान जुंडला विधानसभा को खत्म कर 40 गांव, 22 हलके को खत्म कर उसका एक गांव असंध में शामिल कर दिए गए। इसके अलावा इसमें राजोंद हलके के भी 12 गांव शामिल किए गए, जबकि असंध हलके के 35 गांव पानीपत ग्रामीण, 7 गांव इसराना में और 10 गांव घरोंडा में शामिल कर दिए गए। अब इसमें कुल गांव 82 हैं। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर कुल मतदाताओं की तादाद है 1,61,933, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की तादाद है 88,849, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 73,084। 2009 के चुनाव में यहाँ 1,28,267 वोट पोल हुई। यहाँ के विधायक हैं जिलेराम शर्मा। हालांकि 2009 में जिलेराम शर्मा हजका की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने हजका छोड़ कांग्रेस सरकार में हिस्सेदारी कर ली और कांग्रेस ने उन्हें सीपीएस बनाया। अब बात करें इस हलके के जातिगत समीकरण की, तो ये एक सिख बहुल हलका है, जहां पर रोड जाति की भी अच्छी खासी तादाद है। 2009 के आंकड़ों के मुताबिक असंध में सिख मतदाताओं की तादाद है करीब 17.56%। रोड हैं तकरीबन 16.97%। राजपूत करीब 6.90%। ब्राह्मण करीब 6.61%। जाट करीब 6%। पंजाबी 3.09%। वैश्य करीब 2.21%। अनुसूचित जातियां तकरीबन 15.56%। पिछड़ी जातियां करीब 20.41% और बाकी 4.69% में अन्य जातियां हैं। अगर असंध हलके के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करें तो मालूम होगा कि 1991 से लेकर सन 2000 के विधानसभा चुनाव तक यहां से लगातार 3 बार कृष्णलाल पवार विधायक बने, जो 1991 में यहां से जनता पार्टी के टिकट पर, 1996 में सोशल एक्शन पार्टी से, जबकि 2000 में इनेलो की टिकट पर विधायक बने। कांग्रेस को ये सीट 2005 में राज रानी पूनम के जरिए नसीब हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो जिलेराम शर्मा यहाँ से विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने। लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या फिर स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेवार है जितने की नेता। अनिल जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि असंध हलके का रुख किया है इस बार हमने। असंध का राजनीतिक समीकरण इस बार क्या कहता है? क्योंकि पिछली बार तो 2009 में तो जिलेराम शर्मा ने हजका से चुनाव जीता था, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। मुमताज़, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2009 में जी, जब जिलेराम शर्मा ने चुनाव जीता तो हजका में थे, और ये हजका के उन 6 विधायकों में शामिल है कि जो बाद में पाला बदलकर कांग्रेस की ओर चले गए। जी, जिलेराम शर्मा संकट में फंसे हुए हैं, अभी वो अम्बाला जेल में है। सीबीआई की जो जांच चल रही है एक सरपंच के इशू पर, उसमें ये अंदर है, इनके ऊपर आरोप है, हत्या का आरोप है। वहाँ जो एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है कि 2009 में भले ही जिलेराम शर्मा करीब 2500 वोट से जीत गए हो, लेकिन जमानत जब्त थी। जी, जो सरकारी जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि जमानत के लिए जितने मत चाहिए उतने मत उनको नहीं मिले थे। पिछली बार मतों का क्लियर कट विभाजन हुआ था। वहाँ से रघुवीर सिंह हुड्डा के बड़े क्लोज थे, उनको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली। अरविंद शर्मा के खाते में टिकट मिल गई रमेश चौधरी को, और रघुवीर सिंह बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस की वोट काटी। इसी तरह यशपाल राणा आज़ाद खड़े हुए, भाजपा के बख्शे सिंह थे। 5-6 लोग थे जिन्होंने सारी वोटें काट ली। हर एक को 12, 14, 15 हज़ार के आसपास वोट मिली और इनको 20,000 से ऊपर वोट मिली, और ये 20,000 के आसपास वोट मिली और ये जीत गए। जी, वहाँ ये चीज़ देखिए कि इस बार भी क्या होगा। इस बार जिलेराम शर्मा संकट में है, काम विकास के हो रहे हैं, वहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। अगली बार प्रत्याशी कौन होगा, कौन दल किसको उतारता है मैदान में, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि तब पता चलेगा कि वहाँ असल में मुकाबला किसके बीच रहता है। अगर हालत पिछली बार की तरह रही, कई कोने मुकाबला बन गया, तो फिर हार जीत का अंतर बहुत कम होगा और जिलेराम शर्मा को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उनकी किस्मत बदलेगी, वो कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है। जी अनिल जी,
ईश्वर सिंह शैलजा को किंग मेकर कह रहे हैं। शैलजा को ये ओहदा आखिरकार ईश्वर सिंह क्यों दे रहे हैं? जी देखिए विनय, ईश्वर सिंह शैलजा के खास हैं, बहुत खास है, और राज्यसभा के सांसद भी उन्हीं के कोटे से बने। शैलजा को किंग मेकर वो इसलिए कह रहे हैं कि आज की जो राजनीति है, आज के दौर में शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में खुलकर 36 का आंकड़ा है। एक वक्त था जब दोनों साथ थे। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाने वालों की लिस्ट में, उनको सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में शैलजा का नाम भी था। उस वक्त भजनलाल की ये थी कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और इसी वजह से भजनलाल कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे। भजनलाल के जो खिलाफ लोग थे, जो पहले मुहिम चली थी कांग्रेस के अंदर रहते हुए, कर्नल राम सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लोग थे जिन्होंने जगह जगह जाकर भजनलाल के खिलाफ जनसभाएं की थी। शैलजा का उनको मूक समर्थन था। हालांकि शैलजा किसी मंच पे नहीं गई, लेकिन ये माना जाता था कि शैलजा भजनलाल के खिलाफ है। और 2005 में भी यही हुआ कि शैलजा उनके खिलाफ थी भजनलाल के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने सपोर्ट किया। विनोद शर्मा जो अम्बाला से विधायक हैं, जिनका कि कद हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद है, और आज की डेट में तो उनको नॉन जाट लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुड्डा खेमार कांग्रेस कर रहा है। यही वजह है कि 400 जगह पे उनकी जनसभाएं कराई जा रही हैं अलग अलग हर विधानसभा क्षेत्र में, और उनको नॉन जाट लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि हजका और भाजपा का जो नॉन जाट का कार्ड है उसको खुल के तोड़ सकें। बात हम शैलजा की कर रहे थे। शैलजा दलित लीडर है और हरियाणा में दलित लीडर में वो नंबर 1 पे है। भले ही फूलचंद मुलाना को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा हो और सिरसा के अशोक तंवर भी दलित लीडर है, लेकिन उन दोनों से कहीं कद शैलजा का बड़ा है और शैलजा की छवि भी ठीक है और 10 जनपद पे उनकी पकड़ अच्छी है। इसलिए ईश्वर सिंह को लगता है कि शैलजा को अगर नहीं मनाया गया, नहीं साथ लिया गया, तो अगले चुनाव में कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हीं सभी सोच के बीच जो ईश्वर सिंह बार बार ये बात उठा रहे हैं शैलजा के पक्ष की, जो कहते हैं, और किंग मेकर की बात भी 2005 के संदर्भों को और उनकी दलित वोट की जो साख है उनको देख के कही गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, काफी बेहतरीन विश्लेषण किया आपने यहाँ पर इस मुद्दे का। बहरहाल अपने इस खास पेशकश में अभी रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर असंध हलके से किन किन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी।